तो देखो बच्चों, अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपने को दे रखी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, और हमारे को निकालनी क्या है, पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है अपने को। आंसर क्या है हमारा, पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस पी ऑफ ए लिख दें, और इसको लिख दो 1 माइनस पी ऑफ बी। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। 2 और बाहर माइनस कॉमन लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, पी ए प्लस में पी बी। अब बात आती है कि ये पी ए प्लस में पी बी कहाँ से लेके हैं। इसको एक बार फर्स्ट इक्वेशन नाम देके छोड़ दो। अब आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है ना, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इधर से पी ए प्लस पी बी आपका आ जाएगा 0.8, और ये माइनस उधर जाके प्लस होएगा, तो ये आ गया बच्चों 1.1। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, 2 माइनस 1.1 यानी 0.9। फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें बोलता है फाइंड दी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होता है बच्चों, मीन ही होता है। मीन का दूसरा नाम एक्सपेक्टेशन होता है। मीन लिख दो, मीन को तो एक्स बार से डिनोट कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन को हम ई ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, यानी एक्स जो रैंडम वेरिएबल होता है उसका एक्सपेक्टेशन यानी कि ई ऑफ एक्स बोल देते हैं इसको। आपको मीन निकालना है किसका, नंबर ऑफ हेड्स का इन 15 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है सारा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, एन कितने हैं यहाँ पे 15, यानी एक कॉइन को 15 टाइम्स टॉस किया गया है, और सक्सेस क्या है, हेड लेके आना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, और क्यू भी कितना होगा फिर 1/2। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन पी। मीन होता है बच्चों एन पी, यानी कि 15 इंटू 1/2, 15/2 या बोल दो आप 7.5। और अगर निकालना होता आपको वेरियंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आप सब जानते हो, एन पी क्यू होता है, यानी कि एन पी तो कितना है 15/2, वेरिएंस के लिए क्यू से और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 15/4 यानी कि 3.75। ये अपना वेरिएंस भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 डाइस आर रोल्ड 12 टाइम्स, यानी कि 2 डाइस को 12 बार उछाला गया है, और अपनी सक्सेस क्या है, ए टोटल ग्रेटर देन 4, यानी कि सक्सेस हमारी क्या है थर्ड क्वेश्चन में, ऑब्टेनिंग या गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 या मोर देन 4। 4 से बड़ा नंबर लेके आना है अपने को, यानी कि 4 से ज़्यादा उनका क्या होना चाहिए, जो सम होना चाहिए। जो दोनों डाइस के ऊपर नंबर आएगा ना, उन दोनों का सम 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा। 4 से बड़ा है, 4 भी नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सम क्या क्या हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप समझ गए, सम ये हो सकता है। आपको मीन निकालना है किसका, नंबर ऑफ सक्सेसिस का। मीन नंबर ऑफ सक्सेसिस का निकालना है बच्चों, तो वही बात आ गई, मीन क्या होता है, एनपी। एन तो क्वेश्चन में गिवन है, पी नहीं पता अपने को, पी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 5 के फेवर में कितने केस होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना फेवरेबल केसेस, ये तो सम है। 5 के फेवर में केस होंगे बच्चों 4, 6 के फेवर में होंगे 5, 7 के फेवर में कितने होते हैं 6, और फिर एक एक कम करते जाओ, 5, 4, 3, 2 और 1, और इन सबको क्या कर दो ऐड, 15 और 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा अपना 30। तो पी कितना आ गया, 30/36, यानी कि 5/6 आ गया। पी 5/6 आ गया, तो आपको निकालना क्या है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है एन पी, एन है 12 और पी कितना है बच्चों 5/6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 10। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एन उसमें 3 है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 3, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 दे रखा है, और पी की वैल्यू निकालनी है स्मॉल पी। स्मॉल पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, वो आपको निकालना है। तो P1 का फॉर्मूला क्या होता है, NC1, P रेज टू पावर क्या होता है बच्चों 1, और Q की पावर कितनी होती है n-1, और यहाँ से 8 इंटू NC3 क्या होता है P3, NC3 P रेज टू पावर 3 और Q रेज टू पावर कितना होता है n-3। ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे को क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, n को आप 3 पुट करना है इसमें, तो कितना आएगा 3C1 P। अच्छा Q तो क्वेश्चन में अपने को चाहिए नहीं, Q को क्या हम 1 माइनस पी लिख सकते हैं क्या, देखो P प्लस Q आपको पता है बच्चों 1 होता है, तो Q को हम क्या लिख देते हैं 1 माइनस पी, ताकि क्वेश्चन सिर्फ एक वेरिएबल P के अंदर रह जाए, है ना, n-1, और n कितना है 3। 8 इंटू 3C3 P रेज टू पावर 3, और Q को क्या लिख दो 1 माइनस पी, और 3 माइनस में 3, तो देखो ये 3 हो गया, ये P हो गया, ये 1 माइनस पी का क्या हो गया बच्चों स्क्वायर, ये 1 होता है, ये पी क्यूब हो गया, और ये तो 0 की पावर है ना 1 हो गया, यानी कि अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो सिर्फ,
ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, सिंप्लीफाई कर लो इसको 8p³ अच्छा p जीरो तो हो ही नहीं सकती है ना, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की जीरो नहीं हो सकती, तो एक p क्या कर दो कैंसिल कर दो, यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 3p² माइनस 6p प्लस 3 और माइनस 8p² इक्वल टू 0, तो माइनस के 5p² माइनस 6p प्लस 3 इक्वल टू 0। हम सोल्व करते हैं इसको आगे, माइनस 5p² माइनस के 6p माइनस के, इसमें से माइनस को मैं लेके काट दूँ, ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो p की वैल्यू देखो कोई मिस्टेक होगी क्या, p और q रेज टू पावर कितना होता है अपना n-1 और यहाँ पे n-3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, और ये हो गया अपना p³ और 8 टाइम्स हो गया अपना p² और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस p होल स्क्वायर से, a² प्लस b² माइनस 2ab, 3p² प्लस 3 और माइनस 6p और माइनस 8p², तो 3p² में से 8p² माइनस करेंगे, ये आ गया माइनस 6p और प्लस के कितने आ गए 3, 5p², ये आ गया 5 3 जा 15, प्रोडक्ट आनी चाहिए 15, तो p की वैल्यू यहाँ से एग्जैक्ट नहीं आ रही है। एक बार हम दोबारा सोल्व करके देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगा। देखो क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन था, फोर्थ क्वेश्चन में n3 है और p ऑफ 1 इक्वल टू है 8 टाइम्स ऑफ p ऑफ 3, p ऑफ 1 होता है nc1 यानी कि 3c1 और p रेज टू पावर होता है 1 और q रेज टू पावर कितना होता है अपना n-1 यानी कि 3-1, सीधा ही हम क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं इसको। अच्छा इधर लिख देते हैं 8 इंटू p3 यानी कि 3c3 और p रेज टू पावर 3 और q रेज टू पावर 3-3 यानी कि 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 3, ये आ गया p, ये आ गया 1 माइनस p का होल स्क्वायर, और ये 1 होता है ये भी 1 होता है, और यहाँ पे क्या आ गया p³, एक p कैंसिल कर दो तो 3 इंटू 1 माइनस p² हम खोल देते हैं और p कैंसिल होगा तो क्या आ गया ये अपना 8p² यानी कि 8p², इस सब को इधर ले आओ, माइनस के 3p² ये प्लस 6p हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, तो ये आ गया अपना 5p² प्लस 6p माइनस 3 इक्वल टू 0, 5 3 जा 15, वही आ रहा है अपना आंसर। n इक्वल टू 3 दे रखा है, p1 इक्वल टू दिस, तो इससे यही आंसर आएगा। देखो निकाल लेते हैं हम p की वैल्यू, माइनस p प्लस माइनस रूट डी और माइनस 4ac, माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व करके 16, इसको 16 इंटू 6 लिख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 कट जाएगा, मतलब कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी p की बच्चों वो अपना आंसर हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन जो दे रखी है ये इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक मिलेगी, इसलिए हमारा आंसर ऐसा आ रहा है, बट कॉन्सेप्ट यही है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n अपने को 4 दे रखा है और p0 ये दे रखी है, q की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे हम। p0 कितनी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में 16/81 और p0 क्या होता है n कितना है 4, nc0 p रेज टू पावर 0 और q रेज टू पावर कितना होता है बच्चों n-0 यानी कि 4 - 0 4 हो गया, और ये कितनी दे रखी है प्रोबेबिलिटी 16/81, ये भी 1 होता है ये भी 1 होता है, तो ये तो q की पावर आ गई सीधी, ये 4 पावर किसकी होती है 2/3 की होती है, तो q कितना आ गया अपना 2/3, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बीडी आर दिस एंड दिस। आपको क्वेश्चन में दे रखा है मीन, मीन होता क्या है बच्चों एनपी, और वेरिएंस कितना होता है एनपीक्यू, ये दे रखा है 3, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ नो सक्सेस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालनी है आपको। तो p निकल गया, तो यहाँ से n p और q तीनों वैल्यू निकाल लो, इसको इससे क्या कर दो बच्चों डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड करोगे या 2 को 1 से कर दो तो q कितना आ जाएगा अपना सीधा ही 3/4, अगर q 3/4 आ गया तो p कितना आ जाएगा 1/4, सो इक्वेशन नंबर 1 से n इंटू 1/4 इक्वल टू 4, तो n अपना कितना आ गया 16 आ गया, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 16, अब n आ गया तो p भी आ गया q भी आ गया n भी आ गया, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, p0 क्या होता है nc0 p रेज टू पावर 0 और q रेज टू पावर बच्चों कितना होता है 16, ये सब 1 होता है, q कितना है अपना 3/4 और इसकी पावर कितनी 16, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे सिंप्लीफाई अपने को करना ही नहीं है। 7th क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए मेल और ए फीमेल इज सेम, यानी कि जैसे हम एक डाइस से इवन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2,
और ओड सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है 1/2। तो ऐसे ही कहता है कोई एक सिटी है मान लो, उसकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल क्या है, इक्वल है। यानी कि पूरी पॉपुलेशन में से अगर हम एक पर्सन को सिलेक्ट करें तो वो मेल होगा या फीमेल, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इक्वल इक्वल है, 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी बताओ कि इन ए ऑफिस ऑफ n पर्सन्स, यानी कि एक ऑफिस में n पर्सन्स काम करते हैं, n-1 मेल्स बीइंग सिलेक्टेड, यानी कि उन n पर्सन्स में से n-1 मेल को अपने को सिलेक्ट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो कहता है n की वैल्यू बताओ, तो निकाल लेंगे। n यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स, और मेल कितने सिलेक्ट करने हैं, n-1, यानी कि मेल अपनी सक्सेस क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूँ सक्सेस क्या है, सिलेक्टिंग ए मेल, सिलेक्टिंग ए मेल, तो यानी कि P कितना हो जाएगा अपना 1/2, Q भी कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। अपने को किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि n-1 मेल आने चाहिए, उन n पर्सन्स में से n-1 मेल होने चाहिए, तो यानी कि Pn-1 क्या होता है प्रोबेबिलिटी, NC(n-1) और P⁻Q⁻, ये क्या होती है n-1, और फिर ये क्या बच जाएगी 1। या इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जब 1/2 है तो इन दोनों का सम तो कितना होगा बच्चों, n ही होता है हमेशा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस इन दोनों में कितने का गैप है, एक का, और अगर एक का गैप होता है तो आंसर n आता है ना, ऊपर वाला आंसर आता है। और ये कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर कितनी n, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखिए 3/2 की पावर 10। अब बच्चों आपको क्या करना है, ऑप्शंस का यूज करना है। देखो ये n/2 की पावर n बन गया, और ये 3/2 की पावर कितना बन गया 10। अब ये नहीं कह सकते आप कि इक्वेट कर लो, n को 3 पुट कर दो, n को 3 पुट करोगे तो देखो आप 2 की पावर 3 कहाँ से 2 की पावर 10 आ जाएगा, है ना। अच्छा n को 10 भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 10 अगर n को पुट कर दिया तो देखो n = 10 हो जाएगा, तो फिर ऊपर 10 और 3 मैच नहीं कर रहे। तो हिट एंड ट्रायल से अगर हम ऑप्शंस का यूज करें तो n की वैल्यू 12 पुट कर दो, इसमें n की वैल्यू कितनी बचो 12, वो सेटिस्फाई कर रही है। क्यों 12/2 की पावर 12, ये 3/2 की पावर 10 होता है, क्योंकि 12 क्या होता है 3 × 4, और ये 2 की पावर 4 2 की पावर 2 होता है, तो यहाँ पे कितनी बचेगी 2 की पावर 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया n = 12। बस थोड़ा लास्ट में आपको ऑप्शंस का यूज करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 8th क्वेश्चन में x एक वेरिएबल है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, पैरामीटर्स उसके क्या दे रखे हैं अपने को, n दे रखा है क्वेश्चन में, n है बच्चों 8, और p कितनी है 1/2। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। अच्छा p 1/2 है तो q भी कितना होगा 1/2। पहले इसको डिसाइड करते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। इनइक्वालिटी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर मोड ऑफ x मान लो 2 से छोटा है, तो यानी कि x किसके बीच में बिलोंग करता है, -2 और 2 के बीच में। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे x की जगह क्या है x-4, ये -2 और 2 के बीच में होगा। 4 ऐड कर दो, सभी में 4 ऐड करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो x हो गया 2 और 6 के बीच में, और 2 और 6 को भी इंक्लूड करना है ना, क्योंकि इक्वल का साइन है। मतलब कि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना बच्चों, वो 2 से लेके 6 तक सभी निकालनी है। तो अपना आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6)। तो आपका मन करे तो आप ये सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। ये 5 प्रोबेबिलिटी निकाल कर क्या कर दो, ऐड कर दो। और ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि P और Q दोनों क्या है बच्चों 1/2। तो P2 क्या होता है देखो 8C2। अच्छा अब मैं अलग अलग नहीं लिख रहा कि P की पावर इतनी Q की पावर इतनी, क्योंकि दोनों 1/2 है, तो 1/2 की टोटल पावर तो कितनी होगी 8 ही होगी, n होती है ना। फिर 8C3 और 1/2 की पावर कितनी 8, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा 8C6 और 1/2 की पावर 8। अच्छा 1/2 की पावर 8 तो हम क्या है कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बच गया 8C2 + 8C3 + 8C4 + 8C5 + 8C6। अब इसको कर लेते हैं हम सोल्व। देखो 8C2 कितना होता है 28, ये 8C6 भी फिर कितना होगा 28, ऐसे ही 8C3 जितना होगा उतना ही क्या होगा बच्चों 8C5 होगा। 8C3 देख लो, 8C3 876/3 फैक्टोरियल यानी कि 56। अगर ये 56 है तो ये भी बच्चों कितना हो गया 56। 8C4 कितना होगा ये देख लो, 8765 4 फैक्टोरियल 24 2 1470, ये कितना हो गया आपका 70। तो आंसर अपना आ गया 1/2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है 256, और इन सबको क्या कर लो ऐड कर लो, 28 और 28 56 और 56 112, 112 + 70 करोगे तो 182 आ जाएगा ना 182। तो इसको आप काट लो 2 पे, 2 पे कैंसिल करोगे
तो 91/128 और कट रहा है क्या ये किसी पे? 91/220 128, ये एडिशन देखना एक बार। 56 दो बार है ना, एक बार 56 और रह गया, तो ये टोटल 182 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। टोटल कितना आ जाएगा देखो, 182 प्लस 56 यानी कि 8, 238, 238। अब 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 119 आ जाएगा ना, अपॉन 128। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी एन पी में एन दे रखा है और इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को इसके इक्वल दे रखी है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा हम लिख देते हैं, 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल है P2 के। अब P4 कितना होता है, n, n कितने हैं 6, 6C4, P की पावर कितनी हो जाएगी 4 और Q की पावर बच्चों कितनी हो जाएगी अपनी 6 - 4 यानी कि 2। P2 कितना होता है, P2 हम लिख देते हैं NC2, n मतलब 6 और P रेज टू पावर 2 और Q रेज टू पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी। 6C4 और 6C2 तो बताओ इक्वल ही होते हैं ना, तो ये तो बिना सोल्व करे कैंसिल ही कर दो। P की पावर 4 Q स्क्वेयर इक्वल टू उधर P स्क्वेयर और Q की पावर कितनी है 4 है, यहाँ से P स्क्वेयर बच जाएगा और वहाँ Q स्क्वेयर बच जाएगा। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं ना, P स्क्वेयर बाय Q स्क्वेयर इक्वल टू 1/4। ये हो गया अपना P बाय Q का होल स्क्वेयर। 1/4 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वेयर। P और Q दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो P बाई Q कितना आ गया बच्चों 1/2। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, P निकालना है ना, तो Q को आप क्या पुट कर दो 1 माइनस P पुट कर दो और यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हो आप आसानी से। तो 3P इक्वल टू 1, तो P कितना आ जाएगा बच्चों 1/3 और 1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन से आपकी सिर्फ परमोटेशन कॉम्बिनेशन की रिवीजन के लिए डाला गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर एक वर्ड है अट्रैक्शन, इसके लेटर को हम रैंडमली लिखे, यानी कि हर तरह की जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है अट्रैक्शन की वो हम सारी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारे टी इकट्ठे आएंगे। पहले तो बच्चों आपको टोटल केस लिखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो पहले तो आप क्या निकालोगे, टोटल केसेस निकालोगे। टोटल केसेस कितने होंगे अट्रैक्शन में, देखो कितने वर्ड है 5, 10 लेटर्स है, जिनमें से कौन कौन रिपीट हो रहा है, ए 2 बार है, टी कितनी बार है देखो 3 टाइम्स है ना, और कौन बच गया, ए 2 बार है, टी 3 बार है, उसके अलावा देख लेते हैं हम RCON, ये तो सब क्या बच गया, एक एक बार आ गया ना। तो बस यही अपने क्या हो गए टोटल केसेस हो गए। फेवरेबल केसेस ध्यान से देखना, फेवरेबल केसेस पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला पार्ट, इसमें सारे टी इकट्ठे आए। तो सारे टी इकट्ठे आए तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जो इकट्ठे आना चाहते हैं उनको सर्कल में लिख दो और उनको क्या मानना है आपको, एक मानना है ना। इसके अलावा जो भी बच गए, 2 ए बच गए और RCION, तो आप इनको सबको एक मानते थे, ये 7 है तो इसको 7 मान लेंगे। ये कितने हो गए 8, 8 को लिखो 8 फैक्टोरियल, बट ये 2 ए सेम भी तो है ना, और क्या ये तीनों टी आपस में अरेंज हो सकते हैं, आप कहोगे नहीं तो तीनों एक जैसे हैं, तो 1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो ये अपने क्या आ गए फेवरेबल केसेस आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये फेवरेबल हो गए और ये बच्चों टोटल केसेस कितने थे 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख देता हूँ मैं। अब जो करते हैं उसको काट दो, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है बच्चों 6 और ये कितना होता है 90, 6/90 यानी कि 1/15, 1/15 फर्स्ट पार्ट का अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अच्छा अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का, सेकंड, टू टीज आर टुगेदर, कोई भी 2 टी इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो बच्चों इसमें आप क्या करोगे, कोई भी 2 टी इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना परमोटेशन में कि कोई भी 2 बच्चे इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, तो उनके अलावा जो बच्चे हैं ना पहले आप उनको बिठा दो, ठीक है। उनके अलावा क्या बच गए, कोई भी 2 टी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, RCION, पहले आप इनको लिख दो, 7 लेटर को लिख दो ऐसे, AARCION, इन 7 को आप इतने वेज में बिठा सकते हो ना, बिठा दिए क्योंकि 2 ए सेम है। अब इनके बीच में जगह कितनी बचती है 8, 8 गैप बन गए। इन 8 गैप्स के अंदर आपको कितने बच्चे बिठाने हैं 3, जो तीनों के तीनों क्या है टी,
और तीनों टी सेम है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड भी कर दिया। तो ये अपने आगे फेवरेबल केसेज सेकंड क्वेश्चन के लिए। 8p3 क्या होता है देख लो, 8 फैक्टोरियल और 8 में से 3 गया 5 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये अपना आ गया क्या, फेवरेबल केसेज सेकंड क्वेश्चन के फेवरेबल केसेज। अब अपने को क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल को टोटल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कितना था अपना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय ऊपर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। ये अपने क्या थे, टोटल केसेस थे, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया सीधा ही। अच्छा अब की बार 8 फैक्टोरियल काट दूं मैं यहाँ पे, और यहाँ क्या लिख देता हूँ 10 इंटू 9, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दोनों क्या हो गए कैंसिल, 5 फैक्टोरियल कटेगा तो क्या आएगा आपका 7 इंटू 6, ऊपर आ गया 7 इंटू 6 और नीचे आ गया 10 इंटू 9। अब इसको क्या कर दो, 6 को काट दो, 10 9 जा 15 पे कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा अपना इसका 7/15। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, परमोटेशन कॉम्बिनेशन की आपकी जो है ना रिवीजन होगी इस एक क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल एस अकर टुगेदर व्हेन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी आर रिटन डाउन एट रैंडम। यानी कि वही क्वेश्चन है कि मिसिसिपी आ गया, बस पहले आप क्या निकालोगे बच्चों, टोटल केसेस, हमेशा पहले टोटल केसेस काउंट करो। इस मिसिसिपी में कितने लेटर है आपके, देखो MISSI 5 तो यहाँ तक हो गए, SSI PI 6 ही हो गए, 11 तो 11 फैक्टोरियल। कौन कौन लेटर कितनी बार है, देखो आई इसमें 4 बार आएगा, आई कितनी बार है बच्चों 4 टाइम्स है, और एस भी कितनी बार है इसमें 4 टाइम्स है। उसके अलावा क्या बच गया देख लो, एम बच गया, आई और पी, पी भी कितनी बार है इसमें 2 बार है। उसके अलावा सिर्फ क्या बच गया, एम, एम है ओनली 1 टाइम। तो जो रिपीट होते हैं उससे डिवाइड करना, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये तो अपने आगे टोटल केसेस। हम निकालना चाहते हैं जिसमें सारे एस इकट्ठे आए, तो फेवरेबल केसेस क्या निकाल लो, जिसमें सारे एस इकट्ठे आए, तो उनको सर्कल में लिख दो, इनको एक मान लो। और बाकी कौन बच गए, देखो 4 बार तो आई बच गया, और 2 बार पी बच गया, और एक बार क्या बच गया बच्चों, एम। इनको मैंने आपको क्या बता रखा है, जितने लेटर है उतने ही मानना है ना, 7 और 1 8। बट ये लेटर इनमें 4 आई एक जैसे हैं, 2 पी एक जैसे हैं, ये हो गया। अब ये एस क्या आपस में सारे एस इंटरचेंज हो सकते हैं क्या, आपको होगा नहीं, ये तो एक ही पोजीशन है इनकी, तो बस सिर्फ है ना, इसको आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो बस प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फेवरेबल बाय टोटल, ये रहे फेवरेबल और ये है टोटल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और 11 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको काट दो, 11 10 और 9 लिख दो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल होता है 24 और नीचे कितना आ गया 11 इंटू 10 इंटू 9, 3 पे काटोगे, 2 पे कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ गया आपका 4/11 इंटू 15 होता है 165। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 4/165। तो अच्छे क्वेश्चन है ये 2-3, जिसमें आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जिसमें सारे ऐसे इकट्ठे आए, सारे ऐसे इकट्ठे ना आए, या कोई भी 2 ऐसे इकट्ठे ना आए, हर तरह का क्वेश्चन जो परमोटेशन में हमने पढ़ा था वो प्रोबेबिलिटी के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग, एक अर्न के अंदर डायग्राम बना लो छोटा सा, 2 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है और 4 बच्चों ब्लैक बॉल है। ये टोटल कितनी होगी, 9 बॉल्स होगी। आपसे ये कहा गया है कि इसमें से 2 बॉल निकाली गई है विदाउट रिप्लेसमेंट। हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक बॉल रेड हो। मैंने आपको ये बताया हुआ है, जब भी एटलीस्ट 1 वर्ड आएगा ना, तो आप हमेशा क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्म में करोगे सोल्व, है ना, क्योंकि 2 बॉल निकाली, उसमें से कम एक रेड होनी चाहिए, मतलब कि हो सकता है एक रेड हो या हो सकता है दोनों की दोनों रेड हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, जो अपना आंसर है वो 1 में से मैं माइनस कर देता हूँ, क्या, प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज रेड, एक भी बॉल बच्चों क्या है, रेड नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात, एक भी बॉल रेड नहीं है। अगर मैं ये माइनस कर दूं 1 में से, तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, जिसमें कम से कम एक बॉल तो रेड होगी। 1 में से एक भी बॉल रेड नहीं है, इसका मतलब बच्चों आपने कितनी बॉल निकाली है, देखो 2, टोटल केसेस तो हो गए 9C2। एक भी रेड नहीं है मतलब या तो वो वाइट होगी या ब्लैक होगी, मतलब कि ये 6 में से होगी 2 बॉल, है ना, बिल्कुल आसान है। एक भी बॉल रेड नहीं है मतलब जो बाकी 6 बॉल है उसमें से दोनों बॉल आपने निकाली होगी पक्का। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, 6 5 नीचे 2 फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा 9 8, बस इसको सोल्व कर लो। 6 9 8 जा 72, 12 पे कटेगा तो 1 माइनस
5/12 यानी कि 7/12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी एटलीस्ट वन वर्ड आपको दिखाई दे तो ये मेथड आप अप्लाई कर देना, आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोलना चाहता है, टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री, यानी कि एक फैक्ट्री है जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करती है। टू बल्ब्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि उस फैक्ट्री के अंदर मान लो बल्ब रखे हुए हैं किसी बॉक्स के अंदर, उन बल्ब में से दो बल्ब निकाले जाते हैं रैंडम, मतलब बिना किसी पार्शियलिटी के दो बल्ब निकाल दिए। अब वो बॉक्स अप्रूव होगा, मतलब कि वो सब कुछ सही है, उस फैक्ट्री में जो भी बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब कुछ सही है। वो कौन डिपेंड करेगा, जो एग्जामाइन करता है इन चीज़ों को। कहता है इफ आइदर बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब कि जो दो बल्ब आपने निकाले थे ना उसमें से, उनमें से एक भी बल्ब अगर डिफेक्टिव आ गया दोनों में से, द एंटायर लॉट इज रिजेक्टेड। तो जितने भी बल्ब उस कंपनी ने प्रोड्यूस, उस फैक्ट्री ने प्रोड्यूस कर रखे ना, उस लॉट को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मतलब कि वो सेल के लिए अप्रूव नहीं किया जाएगा, मतलब कि इसको हम सेल नहीं कर सकते। क्या बोल रही है, दो बल्ब निकालेगा एग्जामिनर, अगर उसमें से एक भी बल्ब डिफेक्टिव आ गया तो पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर पूरे लॉट को अप्रूव करवाना है आपको सेल के लिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों बल्ब जो वो एग्जामिनर फाइंड आउट करेगा, निकालेगा, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गुड कंडीशन में होने चाहिए। ये बात है, ठीक है। ये कहता है एक 200 बल्ब का सैंपल हमने उसके सामने रख दिया, जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी आई हमारी फैक्ट्री में, हमने 200 बल्ब का सैंपल रख दिया उसके सामने, जिसमें 5 बल्ब्स क्या है बच्चों, डिफेक्टिव है। देखो कुछ बल्ब तो डिफेक्टिव होंगे, अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा फिर तो वो हमेशा अप्रूव किया ही जाएगा। 200 बल्ब में 5 डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि सैंपल को रिजेक्ट किया जाएगा। बच्चों सिंपल सी बात है, देखो सैंपल कब रिजेक्ट होता है, ये 200 बल्ब का सैंपल कब रिजेक्ट होगा, जब आप कहोगे इन दोनों में से या तो एक बल्ब क्या है खराब आ जाए या दोनों के दोनों। तो यानी कि वही बात होगी ना, रिजेक्ट कब होगा, जब एटलीस्ट वन बल्ब इज डिफेक्टिव। आप समझ गए ना, देखो लैंग्वेज अलग कर दी बट क्वेश्चन तो वही है। एटलीस्ट वन वर्ड आ गया ना इसके अंदर भी, देखो एटलीस्ट वन। तो मैं ये कहता हूँ या तो एक बल्ब जो खराब हो या दोनों के दोनों बल्ब खराब हो, तो वो लोड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बट एटलीस्ट वन आ गया तो मैं कहता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ जाएगा, कि वन में से आप हटा दो क्या, कि कोई भी बल्ब, नो बल्ब इज डिफेक्टिव, कि जो दो बल्ब वो निकालेगा उसमें से कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी वन में से माइनस कर दूँ तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कि वो लोड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा बस। अब 200 बल्ब थे, 200 में से दो बल्ब निकालेगा वो 200C2। अब बोलो कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो आप सोचो ऐसा बॉक्स है, इसमें टोटल कितने बल्ब है बच्चों, 200, जिसमें से क्या कहा गया था आपसे, आपसे कहा गया है कि 5 बल्ब तो क्या है, डिफेक्टिव है, और बाकी 195 क्या है, गुड कंडीशन में है। तो जो दो बल्ब निकालेंगे वो किस में से आने चाहिए, 195 में से आने चाहिए, 195C2। और ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 195 इंटू 194, 2 फैक्टोरियल कर जाएगा, 200 इंटू 199। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 पे तो कैंसिल हो जाएगा ये, और किस पे कैंसिल होगा देख लो, 5 पे कैंसिल कर दो इसको, 5 पे कैंसिल होगा तो बच्चों ये 39, तो 1 माइनस 39 इंटू 97 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 200 को 20 से करते ये 3980 आ जाएगा, है ना, 3980। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करोगे सोल्व, तो 197 अपॉन 3980 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, कॉन्सेप्ट को समझो कि ये एटलीस्ट वन वाला ही क्वेश्चन है, कि जो है वो पूरा का पूरा लोड रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि रिजेक्ट कब होगा, जब आपका जो है कम से कम एक बल्ब डिफेक्टिव आए, क्योंकि अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं आया तो रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो वन में से मैंने ये प्रोबेबिलिटी हटा दी, कोई भी बल्ब डिफेक्टिव है ही नहीं, तो बस अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा इसी क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता था ना, कि ये लोड जो है ना वो अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा अगर मान लो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी होती कि ये लोड क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए, तो फिर सीधा ही आंसर क्या आ जाता अपना, 200 में से दो बल्ब निकाले, वो दोनों के दोनों बल्ब क्या होने चाहिए, गुड होने चाहिए, यानी कि ये अपना क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, कि रिजेक्टेड की जगह अगर अप्रूव्ड फॉर सेल पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर ये होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक पैक के अंदर डायग्राम बना दो, 5 वाइट कलर की बॉल है, 7 रेड है और 3 ब्लैक बॉल है, यानी कि टोटल होगी 15 बॉल्स। इनमें से 3 बॉल आपने निकाली वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, हर जो है ना वर्ड को ध्यान दो, विदाउट रिप्लेसमेंट है, 3 बॉल निकाली है।
प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी उसमें से रेड नहीं है, नन ऑफ देम इज रेड। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बॉल रेड नहीं है तो मतलब जो भी 3 बॉल निकलेगी वो इन 8 में से आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो, 8C3 और टोटल कितनी है 15, 15C3। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ना बिल्कुल आसानी से। ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन। सोल्व करना, इसको सोल्व करके आंसर आपका आ जाएगा 8/65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ये आसान है। इसमें क्या बोलता है, एक अर्न के अंदर 10 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल है, यानी कि टोटल बॉल कितनी होगी बच्चों 15 होगी। 2 बॉल इसमें से निकाली हमने, विदाउट रिप्लेसमेंट है ये भी। प्रोबेबिलिटी बताओ कि बोथ दीज बॉल्स आर ब्लैक, दोनों के दोनों क्या हो बच्चों ब्लैक हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्लैक कितनी है 10, 10C2 डिवाइड बाय कितना आएगा 15C2, यानी कि 10 इंटू 9, 2 फैक्टोरियल कर जाएगा नीचे से, 15 इंटू 14। तो अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/7। 16th क्वेश्चन, Three cards are drawn. Three cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 playing cards. प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट 2 कार्ड्स किंग होंगे और थर्ड कार्ड बच्चों क्या होगा एस होगा। देखो इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते हम, क्यों, क्योंकि ऑर्डर फिक्स कर दिया। पहले 2 कार्ड जो निकालेंगे ना वो तो दोनों किंग होने चाहिए, और जो थर्ड नंबर का कार्ड होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों एस होना चाहिए, यानी कि इक्का होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा बोलो। इसमें ऐसे मत लिख देना कि किंग तो टोटल 4 होते हैं, 4 में से 2 4C2 और थर्ड कार्ड एस, एस कितने होते हैं 4, 4C1, नहीं वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्डर फिक्स कर दिया है कि पहले 2 किंग और थर्ड एस होना चाहिए। कॉम्बिनेशन कब लगता है, जब आपसे ये कहा जाता कि 3 कार्ड जो हमने निकाले हैं उसमें से 2 किंग और 1 एस होना चाहिए, तब तो हम कॉम्बिनेशन लगा देते। बट यहाँ पे ऑर्डर फिक्स कर दिया गया है, पहला कार्ड किंग हो। बोलो पहला कार्ड किंग, टोटल किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, और एस भी कितने होते हैं 4 होते हैं, है ना, यही तो होती है प्लेइंग कार्ड्स में। पहला कार्ड किंग हो मतलब कि 4/52, दूसरा भी किंग यानी कि 3/51, क्योंकि एक किंग कम हो जाएगा एक टोटल में से, और तीसरा कार्ड बच्चों क्या होना चाहिए एस। एस तो अभी तक 4 है, लेकिन टोटल कार्ड तो कितने रह गए 50 रह गए ना। बस इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 2/5525। अब मैं एक चीज इसमें आपको साथ साथ बता देता हूँ, इफ अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फ्रॉम दी, या जो 3 कार्ड आपने निकाले हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ना, द 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, the 3 cards are drawn, find the probability that two of them, दोनों में फर्क समझो, 2 of them are kings, उन 3 में से 2 किंग होने चाहिए, एंड 1 इज एस। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप दोनों का मतलब एक मत समझना, अलग अलग है दोनों। इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं है कि 2 किंग होने चाहिए, तो इसका आंसर पता है क्या होता, किंग कितने होते हैं 4, उन 4 में से 2, एस भी कितने होते हैं 4, उन 4 में से 1, ये हो गया। और क्या हो जाएगा बच्चों 52C3, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बट ये आंसर और ये आंसर आप मिलाओगे दोनों अलग अलग आएंगे, है ना, क्योंकि ऊपर ऑर्डर फिक्स है नीचे ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी आपको बल्ब वाला क्वेश्चन कराया था ये वही है कि एक ऑरेंजेज का बॉक्स है, उसमें बल्ब थे, इसमें क्या है उस बॉक्स में ऑरेंजेज भरे हुए हैं, और एक उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, उसमें से 3 ऑरेंज सेलेक्ट करके ये कहता है अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड कंडीशन में है तो बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए, या फिर उसको अदरवाइज उसको क्या कर देंगे रिजेक्ट। मतलब कि अगर एक भी ऑरेंज उसमें से खराब निकल गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये जो बॉक्स है वो सेल के लिए अप्रूव नहीं किया जाएगा। एक बॉक्स है उसमें कितने ऑरेंजेस है बच्चों 15, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 15 है, उनमें से ये कहता है 12 गुड है और 3 क्या है बैड। 3 क्या है बच्चों बैड और 12 क्या है गुड। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो अप्रूव हो जाएगा किसके लिए सेल के लिए। तो अब सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी सेल के लिए अप्रूव होगा, मतलब टोटल 15 में से 3 निकालोगे, बट वो तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए गुड, तो यानी कि तीनों के तीनों जो ऑरेंजेस आएंगे वो इन 12 में से आने चाहिए। तो 12C3 अपॉन 15C3 आपका आंसर आ जाएगा 44/91। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया ये। क्वेश्चन नंबर 18, ये इजी है। मीन और वेरिएंस दोनों आपको दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की। कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 18, मीन होता है बच्चों NP और वेरिएंस क्या होता है NPQ।
तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, तो एन और पी तो निकालना जरूरी है ना, तभी तो कोई प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, क्यू बच जाएगा और ये 9 है, 8/9 ना, हाँ 8/9 है ये। तो 8/9 को डिवाइड करोगे 4/3 से, मतलब कि 3/4 हो जाएगा। तो Q अपना आ गया 2/3। अगर Q 2/3 है तो P कितना आएगा बच्चों, 1/3। सो इक्वेशन नंबर 1 से NP कितना है आपका 4/3 और P कितना है 1/3। तो यहाँ से N कितना आ गया अपना 4, N4 आ गया, N4 आ गया। तो आपको निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब कि 1 भी हो सकती है, नंबर ऑफ सक्सेस या 1 से ज़्यादा। और n कितना है 4, 4 तक ही निकालेंगे, ये आपको आंसर निकालना है। लेकिन बच्चों ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, आप खुद बताओ। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकालें, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इन सब का आंसर तो क्या होता है 1, बट आपको यहाँ तक चाहिए ये, तो यानी कि ये P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस P0। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 1 माइनस P ऑफ 0। और P ऑफ 0 क्या होती है 4C0 P कितना है देख लो, P कितना आया था अपना निकल के, P आया था हमारा 1/3, P आ गया 1/3 की पावर P, और की पावर ये होता है ना R होता है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। तो 1 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। 81 में से 65, ये 16 माइनस करो कितना आएगा आपका 65, 65/81 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है डाई को थ्रो किया जाता है 3 बार, यानी कि n कितना है इस क्वेश्चन में 3, सक्सेस क्या है, या तो 1 आए या फिर क्या है 6 आए, तो मतलब 2 फेवरेबल केसेस हो गए आउट ऑफ 6। तो P आ गया 1/3, Q कितना आ जाएगा 2/3, n कितना है इस क्वेश्चन में 3, क्योंकि एक डाइस को कितनी बार उछाला गया 3 बार। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस, वेरिएंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NPQ, n इंटू P इंटू Q, एक 3 से 3 काट दो, आंसर कितना आएगा आपका 2/3। आसान सा क्वेश्चन था ये तो, 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें फिर वही कहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, और ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो देखते हैं NPQ कितना आएगा, n मीन है NP, वेरिएंस है NPQ, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा बच्चों 1/2 आ जाएगा ना, Q 1/2 आ गया तो P भी कितना आ जाएगा 1/2। तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो n कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 यानी कि 6, ये आ गया। अब आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, आंसर जो आपका होगा ना P x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ 0 तक, यानी कि 0 सक्सेस भी हो सकती है। लेकिन फिर वही बात आ गई ना, हम इतना बड़ा आंसर नहीं निकाल सकते, तो अब क्या करोगे, फिर वही लिखो P0 से स्टार्ट करके P1 और n तक यानी कि P6 तक का सम कितना होता है बच्चों 1, और आपको निकालना है 0 से स्टार्ट करके 5 तक का सम, तो यानी कि आपको 6 वाली प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, तो 1 माइनस P6 कर दो, इसका आंसर आ गया 1 माइनस P ऑफ 6। P ऑफ 6 कितना होता है बच्चों 6C6, और P की पावर ये तो 1/2 ही है, 1/2 की टोटल पावर कितनी होती है 6 ही होती है, ये 1/64 यानी कि 63/64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, आउट ऑफ 30 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 30 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा जरूर नहीं है कि एक से स्टार्ट हो गए वो, है ना, कंजुगेटिव है मतलब लगातार है। तो कभी भी कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का नाम आ जाए ना, आप कंफ्यूजन से बचने के लिए 1 to 30 लिख दिया करो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 51 से स्टार्ट कर लो, आंसर सभी सेम आएगा। आपको कहता है कि इन 30 पॉजिटिव इंटीजर्स में से हमने कितने इंटीजर सेलेक्ट किए 2, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनका सम ओड आएगा। जो दो इंटीजर आपने चूज किए हैं बच्चों, उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो सम क्या आएगा ओड आएगा। आप बस मुझे ये बता दो कि दो नंबर का सम ओड कब होता है, दो नंबर का सम ओड कब होता है, जब उन दोनों में से एक क्या होगा इवन और एक क्या होगा ओड, समझ गए। दो नंबर्स का सम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दो नंबर्स का सम ओड
कब होता है आप बताओ, ओड कब होता है दो नंबर को ऐड करने पे, इंटीजर है मान लो वो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन वन इज इवन, एक उनमें से इवन हो, एंड अदर इज ओड। जब दोनों इवन हो जाएंगे तब सम कितना होएगा बच्चों, इवन, यानी कि एक नंबर इवन है दूसरा भी इवन है, दोनों को ऐड करोगे तो सम क्या आएगा, इवन। दोनों अगर ओड है तब भी ओड प्लस ओड भी क्या होता है, इवन। एक थ्री है दूसरा भी थ्री है, एक थ्री है दूसरा सेवन है, दोनों ओड है बच्चों, ओड का सम भी कितना होता है दोनों का, इवन। लेकिन हमें सम क्या लेके आना है, ओड। मतलब कि इन जो 30 नंबर्स है इनमें देखो 15 क्या है, इवन है, और 15 क्या है बच्चों, ओड है ना, यही होता है, आधे आधे होते हैं। उनमें से आपको कहता है कि एक इवन सेलेक्ट करना है एक ओड सेलेक्ट करना है, तो आंसर क्या हो गया बोलो, आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी दैट वन नंबर इज इवन एंड अदर इज ओड। यही तो बात है कि जो आप दो नंबर सेलेक्ट करोगे उनमें से एक इवन सेलेक्ट करना है एक ओड सेलेक्ट करना है। आप ये ऐसा मान लो, ये क्वेश्चन बन गया कि एक क्लास में 15 बॉयज़ है 15 गर्ल्स है और आपको दो बच्चे सेलेक्ट करने हैं, उनमें से एक बॉय होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, गर्ल। तो बस ये क्वेश्चन है। टोटल केसेस तो कितने, 30C2, बट फेवरेबल 15 में से एक सेलेक्ट करना है यानी कि 15C1 इनटू इन 15 में से भी एक सेलेक्ट करना है यानी कि 15C1। दोनों को आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा टोटल 15/29। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट तरीका मैंने आपको बता दिया कि दोनों का सम ओड कब होता है, जब एक नंबर आप क्या सिलेक्ट करोगे, इवन, और एक क्या सिलेक्ट करोगे, ओड। इवन कितने अवेलेबल है आपके पास, इवन बच्चों अवेलेबल है आपके पास कितने, 15, और ओड भी कितने अवेलेबल है, 15। तो एक इन 15 में से एक और एक दूसरे वाले 15 में से एक, तो दोनों सेलेक्ट करने हैं, तो इसलिए मैंने क्या साइन लगाया, मल्टीप्लाई, प्लस नहीं करना क्योंकि ऑप्शन नहीं है अपने पास, एंड है ना। एक इवन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इवन ओड वाला। क्वेश्चन नंबर 22, ये मैं आपको डी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट के अंदर मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देता हूँ, D1, D2, D3, D4, D5, D6 तक मैंने आपको बोला था कि याद आपको रखना है ना। D1 क्या होता है, जीरो। एक चीज़ को अगर डी अरेंज करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, ये 1, 3 में से एक कम 2, 4 में से एक कम 3, और 3 का मैंने क्या बताया था, स्क्वायर। 5 में से एक कम 4, और 4 को क्या कर दो, रिपीट। 6, 6, 5, 265 है ना, मैंने आपको क्या बताया था, 265 लर्न करना है। और कैसे लर्न करने का तरीका बताया था कि एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 100 हटा दो, क्या बच गया, 265 बच गया। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। ये क्या कहता है, एक पर्सन 4 लेटर लिखता है और 4 ही एनवलप लिखता है, मतलब आपने अपने 4 रिलेटिव्स को लेटर लिखे और 4 एनवलप्स दिए और उन चारों रिलेटिव्स के एड्रेस उन एनवलप्स के ऊपर लिख दिए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। ये कहता है कि इफ़ द लेटर्स आर प्लेस्ड इन द एनवलप्स एट रैंडम, मतलब कि बिना देखे आप कोई भी जो है ना एक एनवलप के अंदर एक लेटर आप डाल सकते हो, ऐसा कहा गया है। प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑल लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एनवलप, यानी कि आपको ये पूछा गया, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, आपको ये कहा गया है कि सारे लेटर करेक्ट एनवलप में नहीं जाएंगे, मतलब कि सारे तो नहीं जाएंगे, कहने का मतलब कम से कम एक लेटर तो रॉन्ग में जाएगा। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन लेटर, एटलीस्ट वन लेटर इज इन रॉन्ग एनवलप, ये मतलब है ना, मतलब कि सारे के सारे लेटर तो राइट में नहीं जाएंगे, मतलब कि कम से कम एक तो रॉन्ग में जाएगा। कम से कम एक का मतलब क्या, या तो एक, या दो, या तीन, या फिर चारों के चारों लेटर किस में जाएंगे, रॉन्ग एनवलप में जाएंगे। तो बस मैंने आपको ये क्वेश्चन सेम वहाँ पे करवाया था कि 4 लेटर को रीअरेंज करना है, बस उसमें से कम एक को रीअरेंज करना है, एक मतलब सही हो सकता है, ठीक है। तो टोटल केस कितने होते हैं बताओ, टोटल केसेस 4 लेटर को 4 एनवलप में डालना, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। इन 24 में से सिर्फ एक ही केस बच्चों ऐसा होता है जिसमें चारों के चारों लेटर राइट एनवलप में जाए, जैसे ये 4 लेटर है और इनके कोरस्पोंडिंग ये 4 एनवलप है बच्चों, एनवलप, ई फॉर एनवलप। तो मान लो लेटर 1 का जो करेक्ट एनवलप है वो ये है, ये है, ये, तो ये एक ही केस ऐसे हैं जिसमें E1 में L1 जाएगा, E2 में L2, E3 में L3, E4 में L4। बाकी 23 केस कौन से हैं कि जैसे मान लो L1 चला जाए बच्चों E1 में, L2 चला जाए मान लो E2 में, L3 जो चला जाए E4 में, और L4 चला जाए E3 में। तो ये तो डीअरेंज हो गए ना, ये क्या डीअरेंज तो नहीं हुए, लेकिन सारे के सारे लेटर करेक्ट एनाडॉप में नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक ही केस ऐसा है जिसमें सारे लेटर करेक्ट में जाएंगे, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए अपने, 23 हो गए, 23।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 23/24। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है 23rd। इसमें बोलता है आपसे कि एक नंबर सेलेक्ट किया है आपने फ्रॉम फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख लो आप अपनी नोटबुक में। उनमें से आपने एक नंबर सेलेक्ट किया, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। 1 से लेके 100 तक में ये कितने नंबर हो गए टोटल? 10। ये 10 नंबर्स को क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 10/100 यानी कि 1/10। ये तो आसान क्वेश्चन था। अब सेकेंड पार्ट, इसमें बच्चों क्या है? परफेक्ट क्यूब मतलब कि नेचुरल नंबर का क्यूब। जैसे 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125। 5 का क्यूब 125, बट ये तो 100 से बड़ा हो गया ना, छोड़ दो। आंसर कितना आएगा अपना? प्रोबेबिलिटी 4/100 यानी कि 1/25। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 24th क्वेश्चन में क्या बोलता है? एक कंपटीशन में ए बी सी 3 पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। मान लो कोई रेस का कंपटीशन है, उसमें ए बी सी 3 पर्सन दौड़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, मतलब कि मैं सीधा लिखता हूँ, ए की प्रोबेबिलिटी बी से डबल है ना, ए बी का डबल है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, और बी की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो सी की भी क्या है? डबल है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए हार जाएगा। तो ए हार जाएगा, पहले तो तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। अगर आप इनमें से कोई एक लेट कर लो, ए को क्या मान लो बच्चों? एक्स मान लो। ए का मतलब मेरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि ए जीते, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, हम अभी जीतने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीतने की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जीतने की कंडीशन है ये सारी। ए की अगर प्रोबेबिलिटी बच्चों एक्स है, तो मुझे बताओ 2b, ए के इक्वल था और ए तो मैंने एक्स माना है, तो b कितना आ जाएगा यहाँ पे? बोलो x/2। b कितना आ गया? x/2। तो c क्या है? b का हाफ है ना, यानी कि 2c कितना है बच्चों? b है, और b तो कितना है? x/2। c कितना आ जाएगा यहाँ से? x/4। अब बताओ, एक रेस में अगर 3 पर्सन हिस्सा ले रहे हैं, तो तीनों में से कोई एक तो जीतेगा। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होती है? जो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी ना हो, कुछ भी एरिया कॉमन ना हो, और तीनों का सम मिला के तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों? 1। यानी कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये कितना होता है? 1 होता है। तो x प्लस x/2 प्लस x/4 कितना हो गया? 1। 4 एल्शियम लो, 4x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। ये x आएगा ना। 7x/4 इक्वल टू 1, तो x अपना आ जाएगा 4/7। और x क्या है बच्चों? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, बट हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिज द रेस, यानी कि 1 में से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हटा दो। आंसर अपना कितना आएगा? 3/7। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो गया आपका? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का, जिसमें तीनों बच्चों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 0। तीनों बच्चों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1। क्वेश्चन नंबर 25, ये आसान क्वेश्चन है। ये कहता है 4 डिजिट का नंबर हमने बनाना है, इनका यूज करके नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नंबर 5 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखो, टोटल केसेज 4 ही डिजिट है और कोई जीरो भी नहीं है, और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने नंबर होंगे? 24। बट फेवरेबल, इसमें कहता है वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो बच्चों 5 से डिवाइड होने के लिए यहाँ जो यूनिट प्लेस है, इसकी कितनी चॉइस है? एक, क्योंकि सिर्फ क्या आ सकता है यहाँ पे? 5 ही आ सकता है। 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब लास्ट में या तो 0 हो या क्या हो? 5। 0 तो इसमें है ही नहीं। बाकी 3 के लिए बच्चों कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। 6 इंटू 1 यानी कि 6 नंबर ही ऐसे बनेंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। कौन से 6? कौन से 6 नंबर बच्चों ऐसे बनेंगे? देखो, 5 तो लास्ट में क्या है? फिक्स है। 5 तो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि ना तो कोई डिजिट रिपीट हो सकता, और 5 लास्ट में आना ही चाहिए, तभी तो 5 से डिवाइड होगा। 1 2 3 को आप चेंज कर दो, यानी कि 1 2 3 लिख दो, 1 3 2 लिख दो, 2 1 3 लिख दो, 2 3 1, 3 1 2 और 3 2 1। इन 24 में से ये 6 नंबर ऐसे हैं जो बच्चों 5 से डिवाइड होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 6/24 यानी कि 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, when 3 dice are thrown, find the probability of getting 4 or 5 on each of the 3 die। मतलब क्या कहता है? देखो, 3 डाइस अपने उछाले, बहुत आसान होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। आपसे ये कहा गया कि तीनों डाइस के ऊपर 4 या 5 में से कुछ आना चाहिए, मतलब कि इसके ऊपर क्या आना चाहिए? या तो 4 या 5।
इस पे भी या तो 4 या 5, इस पे भी या तो 4 या 5। अच्छा, ये तीनों इवेंट क्या होती है आपस में, इंडिपेंडेंट होती है ना। इस पे भी 4 या 5 में से, एंड इस पे भी और एंड इसमें भी। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो क्या, 2/6 होगी, यानी कि 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और ये प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/3। तीनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बीच में वर्ड क्या है, एंड है ना। इस पे भी 4 या 5 में से आना चाहिए, इस पे भी 4 या 5 में से, और इस पे भी 4 या 5 में से, तो एंड वर्ड यूज किया गया है। आंसर कितना आएगा, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/27। इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक पे 4 या 5 में से आने का, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 27, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट। ये ध्यान दो, 2 कार्ड निकाले गए हैं एक एक करके, लेकिन रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब कि एक कार्ड निकाला, उसको देखा और वापस उस पैक के अंदर आपने डाल दिया। इफ गेटिंग ए किंग इज सक्सेस, देखो विद रिप्लेसमेंट आता है तो मैंने आपको क्या बता रखा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो ना। किंग लेके आना सक्सेस है तो आपको मीन बताना है, मीन। तो एन तो कितना है इस क्वेश्चन में, 52, और पी कितना है बच्चों, किंग लेके आना, किंग यानी कि 4/52, यानी कि 1/13। क्यू कितना आ जाएगा फिर, 12/13। लेकिन अपने को तो मीन निकालना है ना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी, यानी कि 52 इंटू 1/13। आंसर कितना आ गया बच्चों, 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें लगा सकते हो। एन, एन हम गलत लगे है ना, एन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एन को क्या लिखते, इसमें से कितने कार्ड आपने निकाले थे, 2 कार्ड निकाले थे ना, तो जितने कार्ड निकालते हैं वो होता है एन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना एन इंटू पी। तो 2/13 आंसर होगा, है ना, क्योंकि टोटल होते हैं ना 52, तो बट हमने निकाले किस में, उसमें से, जैसे मान लो अपने पास 10 कॉइन रखे हुए हैं, लेकिन हमने टॉस अगर मान लो 4 को किया है, तो एन तो 4 होगा ना। जितने कार्ड्स है उसमें से निकाले, जितने निकाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया था ना अभी 21st क्वेश्चन, कि जिसमें 2 नंबर हमने सिलेक्ट किए थे, दोनों का सम ओड होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले 20 पॉजिटिव इंटीजर्स में से हमने 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनकी प्रोडक्ट इवन होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, इवन। 3 नंबर है, मैं आपके सामने ऐसे 3 नंबर लिख देता हूँ, ऐसे, ये ए है, ये बी है और ये सी। इन तीनों की मल्टीप्लाई मैं करूँ ना, तो वो क्या होनी चाहिए बच्चों, इवन होनी चाहिए। आप मेरे को ये बता दो कि 3 नंबर्स की, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन इवन कब होती है। आप ऐसा दिमाग लगाओ, इवन तब होती है जब उन तीनों में से कम एक नंबर क्या हो जाए, इवन। आप ये नहीं कह सकते कि सारे इवन होने जरूरी है, नहीं। एक, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ और यहाँ पे भी और लिख दूँ, यहाँ पे भी और लिख दूँ, बताओ ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, इवन। यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ कुछ भी लिख दो, मैं कहता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो क्या आएगी, हमेशा इवन। अगर तीनों नंबर में से एक भी नंबर इवन हो गया तो प्रोडक्ट आपकी क्या आएगी बच्चों, इवन आएगी। तो देखो फिर ये क्वेश्चन किसका आ गया, एटलीस्ट, है ना। प्रोडक्ट इवन कब आती है, जब एटलीस्ट 1 नंबर इज इवन। और मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए ना, तो आप रिवर्स प्रोसेस से उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, क्योंकि अब हमें क्या पता कि एक नंबर इवन लेना है या 2 नंबर लेना है। तो एक नंबर भी इवन होना चाहिए या 2 भी हो सकते हैं। सारे अलग अलग केस अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा। बट मैं क्या कहता हूँ, आप क्या कर लो, आप 1 में से वो सब केस हटा दो कि उन तीनों की प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए, ओड आ जाए। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि उन 3 नंबर्स की प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज ओड। बस मैं ये कह रहा हूँ आपको, है ना। ओड वाली प्रोबेबिलिटी हटा दो, बाकी किसकी बच जाएगी, इवन आने की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। प्रोबेबिलिटी ओड, यानी कि 3 नंबर की प्रोडक्ट ओड कब होगी, आप ये बताओ। मैं कहता हूँ 3 नंबर है और इन तीनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, ओड। ओड कब होगी, जब तीनों के तीनों ए बी सी ऑल आर ओड, तीनों ओड होंगे, क्योंकि एक भी इवन हो गया तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इवन। लेकिन आपको क्या चाहिए, ओड। तो मतलब तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, ओड। इन पहले 20 इंटीजर्स में से 10 क्या होते हैं, इवन, और 10 क्या होते हैं, ओड। आपको ओड चाहिए, तो मतलब जो भी 3 नंबर आप सिलेक्ट करोगे वो इन 10 में से करोगे, है ना। तो इन 10 में से करोगे, मैं इसको हटा देता हूँ, जो भी आप 3 नंबर सिलेक्ट करोगे वो इन 10 में से करोगे, है ना। और टोटल तो कितने हैं, 23। बस इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 17/19। क्वेश्चंस को समझना है कि एटलीस्ट 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, प्रोडक्ट इवन आए
प्रोडक्ट ओड है तो ये क्वेश्चन सीधा था। अगर मैं ये कह दूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए बच्चों, ओड आनी चाहिए, तो आप कह देते कि ओड तो तभी होता है जब तीनों नंबर ओड होंगे, तो यानी आंसर आ गया अपना ये। या फिर आप कह दो 1 में से 17/19 माइनस कर दो, 2/19 हो जाएगा। बट आपसे तो क्या पूछी गई है, इवन। तो प्रोडक्ट देखो, या तो 3 नंबर की प्रोडक्ट इवन होगी या ओड होगी। आप ओड वाली निकाल के 1 में से घटा दो, इवन वाली आ जाएगी, है ना। तो दोनों का एक ही मतलब है, या तो ओड वाली निकाल लो, बाद में 1 में से घटा दो, या सीधा ही सोच लो कि 1 में से माइनस कर दो कि 3 नंबर की प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ओड है, तो बाकी क्या बचेगी, इवन बचेगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें बोलता है कि लीप ईयर है, उसमें 53 फ्राइडेज या 53 सैटरडेज होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, मैंने आपको बता रखा है 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना, क्योंकि 366 डेज होते हैं। 364 में तो 52 संडे मंडे आ ही जाते हैं, बाकी कितने बच गए, 2 डेज एक्स्ट्रा। ये 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, संडे एंड मंडे। आप लिख लिया करो, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगेगा, बट 100% आंसर सही आएगा। मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। ये 7 केस बच्चों टोटल होते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए या तो 53 फ्राइडेज आ जाए उस साल में, या 53 सैटरडेज आ जाए, मतलब कि या और है, ऑप्शन है। तो आप इन सातों ऑप्शन में से है ना, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको या तो फ्राइडे दिखाई दे रहा है या सैटरडे, ठीक है, या तो फ्राइडे या सैटरडे। देखो ये रहा सैटरडे, ये रहा सैटरडे, ये रहा फ्राइडे, इन 3 में है। बाकी देख लो, बाकी जो 4 केस है ना, इनमें ना तो कोई कहीं फ्राइडे है ना कहीं सैटरडे है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपना 3/7। बस इस तरह से डायग्राम आप बनाओगे ना, सारे केस लिख लोगे, मैं कहता हूँ कुछ भी इसमें पूछा जाएगा ना, आप आंसर दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी दो इवेंट है, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। लिख लो इसको, जो भी कुछ गिवन है ना उसको लिख लिया करो आप। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है। 0.5 कहो या 0.50 कहो, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैपन्स टुगेदर, दोनों इकट्ठी हुए मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ये कितनी है 0.14। प्रोबेबिलिटी बताओ कि ना ए हो ना बी हो। तो बच्चों आपको निकालनी क्या है, टू फाइंड ना ए हो ना बी, यानी कि ए नोट नोट ए एंड मतलब इंटरसेक्शन नोट बी। और मैंने आपको क्या बता रखा है, 1 में से अगर आप यूनियन की प्रोबेबिलिटी हटा दोगे तो किसकी बच जाएगी, नोट ए नोट बी की बच जाएगी। तो यूनियन की निकाल लो, वो क्या होती है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 0.61। तो अपना आंसर क्या आ गया, 1 में से 0.61 हटा दो, 0.39। इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन है, बस समझना है आपको चीज़ों को कि नोट ए नोट बी ये क्या मतलब होता है इनका। 31 क्वेश्चन नंबर आएगा अब 32। 32 क्वेश्चन देखो, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेनिंग 3 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। लिख देते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, 3 बॉक्सेस बना लो आप ऐसे। ये हो गया आपका बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। इनमें जो बॉल्स का कॉम्बिनेशन है वो कैसा कैसा है देखो। पहले बॉक्स में बच्चों 3 वाइट और 1 ब्लैक बॉल है, दूसरे में 2 वाइट और 2 ब्लैक बॉल है, और तीसरे में 1 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 बॉल निकालिए, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच, मतलब कि एक बॉल आपने इसमें से निकाली, एक इसमें से निकाली और एक इसमें से निकाली। ये 3 बॉल होगी इकट्ठी, 3 में से 2 क्या होगी बच्चों वाइट और 1 क्या होगी ब्लैक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो, 3 में से 2 बॉल वाइट और 1 बॉल ब्लैक, कैसे करोगे आप सोचो। तीनों में से एक एक बॉल निकाली है, जो 3 बॉल आपके पास अब आ गई ना, उन 3 में से 2 आपके पास अब वाइट होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, ब्लैक। तो जो ब्लैक बॉल है ना, एक एक के ऊपर केसेस बनाओ आप। वो ब्लैक बॉल हो सकता है पहले में से आए, हो सकता है दूसरे में से आए, या हो सकता है तीसरे में से आए। मतलब कि ऐसा लिख दूं मैं कि ब्लैक पहले में से ब्लैक आए तो दूसरे से क्या आनी पड़ेगी, वाइट, और तीसरे से भी क्या आनी पड़ेगी, वाइट। बच्चों तभी तो होगा ना कि 2 वाइट और 1 ब्लैक। या फिर आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ब्लैक बीच से भी तो आ सकती है ना, पहले से वाइट, तीसरे से भी वाइट और दूसरे से क्या होनी चाहिए, ब्लैक। या ब्लैक तीसरे से भी तो आ सकती है, पहली बार में वाइट आनी चाहिए और दूसरी बार में क्या आनी चाहिए, वाइट। बस इस क्वेश्चन का आंसर यही तो है। तो अब बोलो, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। आंसर क्या आ गया, पहले से ब्लैक आए, बोलो 1/4,
है ना, 4 बॉल है उसमें से ब्लैक है 1/4 और ये वाइट आनी चाहिए। अच्छा इसमें क्या है देख लो, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, कहीं लिख नहीं रखा है तो लिख नहीं रखा तो हम क्या बोलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और दो बॉल एक ही की बॉल निकाली है तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें से एक बॉल निकालोगे और वो क्या आनी चाहिए, वाइट, तो कितनी आ गई 2/4। थर्ड में से एक बॉल वाइट यानी कि 1/4, ये हो गया प्लस। अब की बार ब्लैक बीच वाले में से, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/4, पहले में से वाइट यानी कि 3/4 और इसमें से भी वाइट यानी कि 1/4, ये आ गया। फिर ब्लैक कौन से में से, तीसरे में से यानी कि 3/4, पहले से वाइट यानी कि 3/4 और दूसरे से भी वाइट यानी कि 2/4। बस नीचे एल्शियम ले लो 64, तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया 3 2 6, 3 3 9 18, ये कितना आ गया बच्चों 26/64 यानी कि 13/32 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको किसके ऊपर केस बनाने हैं, जो बॉल एक अकेली है, जो एक बॉल ब्लैक है वो फर्स्ट से भी आ सकती है, सेकंड से भी आ सकती है और थर्ड से भी आ सकती है। तो फर्स्ट से अगर ब्लैक आ गई तो सेकंड से और थर्ड से क्या आएगी बच्चों, वाइट और वाइट, है ना। या फिर फर्स्ट से वाइट, सेकंड से ब्लैक और थर्ड से भी ब्लैक। और 1 2 3, ये जो 1 2 3 नंबर डाल रहा हूँ मैं, ये किसके नंबर है, बॉक्स के नंबर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। आप देखो, ए और बी दो कार्ड्स निकालते हैं ईच, ईच का मतलब ए कहता है मैं भी दो कार्ड निकालूंगा, बी कहता है मैं भी दो कार्ड निकालूंगा, वन आफ्टर अदर, मतलब एक निकालेगा उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ए ने जो दो कार्ड निकाल लिए वो वापस नहीं डाले जाएंगे, वो अलग रख देगा। बाकी 50 जो कार्ड बचेंगे उसमें से कौन निकालेगा, बी निकालेगा। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारे चारों के चारों कार्ड सेम शूट के होंगे। बड़े ध्यान से समझना। देखो पहली बात तो ये है कि टोटल कार्ड कितने निकले हैं, 4 निकले हैं, तो टोटल केसेस तो आप समझ गए। मान लो पहली बार कोई भी निकाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार ए ने निकाले दो कार्ड तो वो तो 52 में से दो निकालेगा, और फिर कितने बच गए, 50 बच गए। अब 50 में से दो निकालेगा। अब ऐसा मत करना कि टोटल 52 में से 4 निकाल दो, नहीं, ये क्या कहा गया है, पहले एक बच्चा दो कार्ड निकालेगा, फिर बारी आएगी किसकी, दूसरे बच्चे की, फिर वो बचे हुए 50 में से क्या है बच्चों, दो कार्ड निकालेगा। आप मेरी बात समझ गए, 52C2 और बचे हुए 50 में से दो कार्ड कौन निकालेगा, फिर दूसरा बच्चा निकालेगा। ये तो हो गए टोटल केसेस। अब बात आती है फेवरेबल की। फेवरेबल में क्या कहता है कि जो भी चारों कार्ड निकलेंगे ना वो सेम शूट के होने चाहिए। सेम शूट का मतलब या तो चारों कार्ड क्लब के होने चाहिए, या बच्चों चारों कार्ड हार्ट के होने चाहिए, या चारों कार्ड डायमंड के होने चाहिए, या चारों कार्ड बच्चों स्पेड के होने चाहिए। ये मतलब है सेम शूट। सेम शूट का मतलब तो यही होता है। अब आप मेरे को बताओ, जैसे मान लो मैं एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि लेट कर लो ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ क्लब, मैं क्लब के मान लेता हूँ, ठीक है। और फिर जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि जैसे क्लब है वैसे हर्ट की भी होगी प्रोबेबिलिटी, वैसे डायमंड की, वैसे स्पेड की, मतलब 4 गुना हो जाएगी। मैं चारों के चारों कार्ड मान लेता हूँ कि मुझे क्लब के चाहिए। तो अब आप खुद बताओ मेरे को, जब मान लो ए ने स्टार्ट किया गेम खेलना, क्लब के टोटल कितने कार्ड्स है, 13, उन 13 में से उसको 2 निकालने हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 13C2, यही तो चांसेस होंगे। फिर ए का काम खत्म, अब आएगा बी। अब क्लब के 13 कार्ड थे, दो तो ए ने निकाल दिए, बाकी कितने रह गए, 11। 11 में से दो कौन निकाल लेगा बच्चों, ये निकाल लेगा बी। तो अब आप ये बताओ, ये तो किसके लिए है बच्चों, क्लब के लिए है। सिमिलरली इतने ही केसेज किसके लिए हो जाएंगे, हर्ट के लिए हो जाएंगे। इतने ही केसेज डायमंड के लिए हो जाएंगे, इतने ही केसेज क्या हो जाएंगे, स्पेड के लिए हो जाएंगे। तो मतलब कि ये जो मैंने आंसर लिखा है 11C2, इसको बच्चों क्या कर दूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस जैसे कितने केस बनने वाले हैं, चारों, और उन चारों को हम क्या करेंगे, ऐड, या फिर इसको क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है। तो बस आंसर क्या आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 44 सोल्व कर लेना, यानी कि 44/4165 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई ना, कि जो एग्जामिनर जिस लैंग्वेज में पूछना चाहता है क्वेश्चन को, अगर आप सेम उसी तरीके से उसको डिकोड कर पाए तो आंसर सही आएगा। अगर जो एग्जामिनर पूछना चाहता है और आप उसको समझ नहीं पाए लैंग्वेज को, आपने कुछ और समझ लिया उसका मीनिंग, तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। इसमें यह बोल रखा है इंडिया प्ले 2 मैचेस ईच विद वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। अब कई बच्चे तो इसका मतलब ये समझ जाते हैं कि
इंडिया ने 2 मैच खेले हैं, एक वेस्ट इंडीज के साथ, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ। नहीं, लिख रखा है इंडिया प्ले 2 मैचेस ईच विद ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 2 मैच वेस्ट इंडीज के साथ खेलती है और 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है इंडिया की टीम। ओके, मतलब टोटल कितने मैच हो गए बताओ? 4 मैच हो गए। फिर ये बोलता है इन एनी मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग 0, 1 एंड 2 पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। मतलब कि देखो, कई बार होता है ना कि इंडिया जीत गई तो उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इंडिया हार गई तो उसको 0 पॉइंट मिल जाएंगे, या मैच टाई हो गया तो उसको 1 पॉइंट मिल जाता है ना, एक इंडिया को मिल जाएगा, एक दूसरी टीम को मिल जाएगा। तो मतलब कि एक टीम को लिख रखा है कि 3 तरह के पॉइंट मिल सकते हैं हर मैच से। या तो 1 पॉइंट मिलेगा, वो हार गई, वो टाई हो गया मैच, हार गई तो 0 और जीत गई तो 2। उनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग दे रखी है अपने को। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पॉइंट, यानी एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब हारेगी इंडिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.45। 1 पॉइंट मिलेगा यानी कि मैच ड्रॉ होगा, देखो रिस्पेक्टिवली 0, 1, 2, तो ये हो गया 0.05 यानी कि 5/100 यानी कि 1/20। और 2 पॉइंट मिलेंगे यानी कि इंडिया जीतेगी 0.50 यानी कि 0.50, 0.5 ही होता है 1/2। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, आप अपने माइंड में रखो, ये हारना। 1 पॉइंट का मतलब मैच टाई होगा, ना इंडिया जीतेगी ना दूसरी टीम जीतेगी। और 2 पॉइंट का मतलब इंडिया क्या होगी, जीतेगी, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, सारी इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया ने टोटल कितने मैच खेले बताओ इस टूर्नामेंट में? 4, 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ, 2 वेस्ट इंडीज के साथ। ये मैंने सारी डिटेल लिख दी। प्रोबेबिलिटी बताओ कि इन 4 मैचों में इंडिया को कम से कम 7 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगी 4 मैचेस की, तो इंडिया की जो पॉइंट्स टेबल होगी उसमें कम से कम 7 पॉइंट आपको नजर आएंगे। आप ये बता दो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट हो सकते हैं हर मैच में? ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को कितने पॉइंट मिल सकते हैं? 2। 4 मैच है, कितने पॉइंट हो गए? 8। यानी कि मैक्सिमम इंडिया को कितने पॉइंट मिल सकते हैं? आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, कहाँ तक जाओगे। मैक्सिमम आप कहोगे सर 8 पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि 4 मैच है, मैच 1, मैच 2, मैच 3 और मैच 4। अगर इसमें भी 2 पॉइंट मिले, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो टोटल कितने हो गए? 8। 8 से ज़्यादा थोड़े मिल सकते हैं, लेकिन हमारे को कितने चाहिए? हमारे को 8 नहीं चाहिए, कहता है कम से कम 7 हो, मतलब कि कम से कम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स वो कितने होने चाहिए? 7 या फिर 8। यानी कि 8 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, या 7 भी पॉइंट आ गए इंडिया के 4 मैचों में तो भी बहुत अच्छी बात है। ये अपने से प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो आप बस मेरे को ये बता दो, 8 8 पॉइंट मिले तो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें तो सारे मैच इंडिया को जीतने पड़ेंगे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक टेबल बना के आपको दिखाता हूँ, बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। मैं इस टेबल से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये है मैच 1, ये है मैच 2, ये है मैच 3 और ये है मैच 4, और आप 7 पॉइंट्स लेना चाहते हो। तो बताओ, क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या कि एक मैच में आपको 0 पॉइंट मिले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक मैच में आपको 0 पॉइंट मिल गए, बाकी तीनों आप जीत भी गए, मतलब कि 2-2 पॉइंट मिल भी गए, तो भी टोटल कितने रहेंगे? 6। यानी कि आप हार नहीं सकते मैच, तो आपको कम से कम 1 पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा, है ना। और बाकी तीनों में क्या लेने पड़ेंगे आपको? 2-2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, तो ये केस होगा। लेकिन ये नहीं है कि पहला मैच आपको टाई करवाना है, दूसरा जीतना है, तीसरा जीतना है, चौथा भी जीतना है, नहीं। इन चारों को रीअरेंज भी तो कर सकते हो, मतलब ये एक जो नंबर है ये यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ, तो इसके कितने केस होंगे ऐसे? टोटल कितने हैं? 4, जिसमें से 3 क्या है? एक जैसे। तो मतलब कि ये जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना 1, 2, 2, 2 पॉइंट्स गेस्ट करने की, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले मैच से 2 पॉइंट आ जाए, दूसरे से 2, तीसरे से 2 और चौथे से 1, या जो 1 पॉइंट है ये दूसरे मैच से भी मिल सकता है, या ये तीसरे मैच से भी मिल सकता है। मतलब कि 1 पॉइंट के ऊपर हम कितने केस बना सकते हैं ऐसे? 4। कौन कौन से 4 बच्चों? देखो, आपसे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ऐसे भी हो सकता है, ये 1 यहाँ पे भी आ सकता है, ये 1 यहाँ पे भी आ सकता है, और ये 1 यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये 4 केस बनेंगे, है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर 8 पॉइंट आपको चाहिए, फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर सभी मैचों में आपको लेने पड़ेंगे 2-2 पॉइंट। तो एक ही केस बनेगा ना इसमें तो। और इसमें कितने केस बनेंगे बच्चों? 4 केस। जो एक मैच टाई होगा, हो सकता है टूर्नामेंट का पहला मैच टाई हो जाए, हो सकता है दूसरा, हो सकता है तीसरा, हो सकता है चौथा मैच। तो आंसर क्या आ गया? बस इस टेबल से अब आसानी से पता लग जाएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई। 1 पॉइंट मिले, देखना 1 पॉइंट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। बाकी तीनों से 2-2 पॉइंट, 2-2 पॉइंट मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 1/2, 1/2 और 1/2 प्लस इसका तो एक ही केस है, 2-2 पॉइंट मिले, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये कितना आंसर आ गया अपना? काट दें इसको 5 पे, तो ये कितना आ गया? 8, 8 5 जा 40,
और ये 1/16। 80 एलसीएम ले लो, 2 + 5 यानी कि 7/80। 7/80 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि इंडिया को 4 मैचेस की टूर्नामेंट में कम से कम 7 पॉइंट मिलेंगे, और हर पॉइंट 1 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट मिले या 0 पॉइंट मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये 4 केस बनाना है ना। एक बच्चा कह देता है बस एक मैच से 1 पॉइंट मिले, फिर 2, फिर 2, फिर 2, तो वो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। बट ये किसने बोला कि पहले मैच से ही 1 पॉइंट मिलेगा। ये 1 पॉइंट एक मैच से मिले और बाकी तीनों से 2-2, तो इसके भी तो 4 केसेस पॉसिबल है ना, ये 4 केसेस। तो इस तरह के 4 केसेस है, तो चारों को ऐड करो या इस प्रोबेबिलिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है ना।